नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम 2024 में हुआ है 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 को। टोटल 53 सेट में आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। आपको बता दूं यहाँ पर जीके के प्रत्येक सेट में 20 सवाल पूछे गए थे जीके जीएस, जिसमें साइंस के सवाल भी इंक्लूड थे। कहने का मतलब जो 2024 में 20 फेब से 7 मार्च को एसएसजीडी का 53 सेट में एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 1060 जीके के सवाल थे। इन 1060 में से मात्र 50 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे, यानी प्रति शिफ्ट लगभग एक सवाल आपका साइंस का पूछा गया है। साइंस का वेटेज एसएसजीडी 2024 में काफ़ी कम रहा है, 20 में से मात्र एक सवाल। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं जितने भी इन 53 सेट में 50 जो साइंस के सवाल पूछे गए हैं, ये सभी सवाल अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित आंसर सहित देखेंगे और आपको पता चलेगा एसएससी जीडी 2024 में साइंस के सवालों का क्या लेवल आया है, और सवाल संबंधित जितनी भी अदर इन्फॉर्मेशन है वो भी आपकी कवर हो जाएगी। आने वाले 2024-25 में आप किसी भी टीसीएस कंपनी द्वारा कंडक्ट एसएससी रेलवे एग्जाम की तैयारी करते हो, काफ़ी फ्रूटफुल वीडियो रहने वाला है, एंड तक आपको बने रहना है। आपको बता दूं ये 1060 एसएससी जीडी के सवाल जीके की ये पीडीएफ टाइप ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर डाली हुई है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर ज्वाइन कर लेना। इस टाइप से जीके के सभी 1060 सवाल यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट फॉर्म में लास्ट में आंसर है। तो पीडीएफ चैनल डाउनलोड करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप चेकआउट कीजिएगा। अब शुरुआत करते हैं साइंस के सवालों की। सवाल नंबर 1 कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जब तक मॉक टेस्ट नहीं देंगे एग्जाम में आपकी तैयारी 50% ही कंप्लीट रहेगी। चाहे आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया, रिवीजन कर दिया, प्रैक्टिस नहीं की, अपनी कमियों को नहीं परखा है, समय रहते उसको सुधारा नहीं है, एक्यूरेसी मेंटेन नहीं की है, टाइम मैनेजमेंट को आप सवालों को समय रहते अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, तब तक तैयारी कोई भी काम की नहीं है सीबीटी एग्ज़ाम के ज़माने में। तो आप बार बार यदि असफल हो रहे हो तो आप अपने आप की कमियों को सुधार नहीं रहे हो। अपने आप की कमियों को निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको कमियों को देखना पड़ेगा, कहाँ कहाँ आप कमज़ोर हो, तो मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट के लिए टेक्स्ट बुक सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करके आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और 439 रुपये में 1 साल की वैलिडिटी में ये टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा है। पास प्रो का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जनरल टेस्ट रहते हैं ना प्रत्येक एग्जाम के, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। प्रीवियस ईयर के पेपर एज इट इज़ टेस्ट के फॉर्म में आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। एसएससी जीडी के जितने भी आज तक एग्जाम हुए हैं, 4 एग्जाम ऑनलाइन हो चुके हैं, सभी एग्जाम्स की 100+ लगभग यहाँ पर आपकी सीबीटी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एसएसजीडी के मिल देंगे। ऐसा नहीं कि इस पास प्रो में केवल एसएसजीडी के ही मॉक टेस्ट मिलेंगे, जितने भी रेलवे के एग्जाम है, बैंकिंग के एग्जाम है, डिफेंस के एग्जाम हैं, दिल्ली पुलिस वगैरह, आपके स्टेट लेवल के पुलिस के एग्जाम है, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट 1 साल की वैलिडिटी में जो भी एग्जाम्स आएंगे उनके आप मॉक टेस्ट देंगे, उन पर प्रीवियस ईयर के पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट सहित हल उनके देख पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज़रूर इसको चेकआउट करना। बेहतरीन डील है टीटीजी के कूपन कोड से। कैसे मॉक टेस्ट लेना है डेमो वीडियो आप चेक कर सकते हो, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो पहला सवाल यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 में पूछा गया, साइंस का देखते हैं अपन। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस समय कितने तत्व ज्ञात थे? तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य प्रारंभ किया उस समय ज्ञात तत्व थे ना, वो थे 63 एलिमेंट ज्ञात थे। एक एग्जाम में सवाल पूछ लिया जाता है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अंतिम ज्ञात तत्व कौन सा था? तो अंतिम ज्ञात तत्व था यूरेनियम। कौन सा था? यूरेनियम। इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। अंतिम ज्ञात तत्व यूरेनियम। टोटल 63 तत्व ज्ञात थे ना, उसमें से लास्ट एलिमेंट था वो यूरेनियम था। अब ये भी सवाल पूछा हुआ कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी है ये कब प्रतिपादित की, और जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई ना उस समय टोटल कितने आवर्त और वर्ग थे? यानी मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अभी आधुनिक आवर्त सारणी में आपको पता है 18 वर्ग हैं, 7 आवर्त हैं। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कितने आवर्त और वर्ग थे? आवर्त तो वही 7 थे, लेकिन वर्ग 18 की बजाय 8 ही थे। कितने वर्ग थे? 8 वर्ग थे। मेंडलीफ की आवर्त सारणी आई थी 1869 में, दिमित्री मेंडलीव के द्वारा ये प्रतिपादित की गई थी। परमाणु भार के आरोही क्रम में इन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया था। आगे सवाल आएगा डोबे राइनर के त्रिक से, आगे सवाल आएगा न्यूलैंड के अष्टक से, आगे सवाल आएगा, तो वो भी अपन आने से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। अब देखिए डोबे राइनर का त्रिक 1817 में रसायनज्ञ डोबे राइनर ने यहाँ पर 3 त्रिक दिए थे। सवाल आगे पूछेंगे कितने त्रिक दिए थे, उसमें थोड़ी गलती भी है।
डोबे राइनर के टोटल कितने ट्राइड्स हैं? डोबे राइनर ने जब ये ट्राइड्स वाला नियम निकाला, एक तरीके से पीरियोडिक टेबल बनाई, उस समय इन्होंने 3 ही त्रिक दिए थे। एक त्रिक में 3 एलिमेंट, 3 में टोटल 9 एलिमेंट इन्होंने बताए थे। और ये जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान आधार माना था। डोबे राइनर की आवर्त सारणी कह दे या फिर त्रिक कह दे, उसका आधार परमाणु द्रव्यमान ही था। और उन्होंने आधार इस टाइप से माना कि 3 तत्व हैं वो वर्गीकृत कर दिए। ये एक ग्रुप में 3, एक आपके आवर्त में 3 तत्व, और इन 3 तत्वों की क्या प्रॉपर्टीज थी कि ये लास्ट के पहला और अंतिम तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जोड़ा, जैसे 7 और 39 जोड़े, उनका जब औसत निकाला, 2 एलिमेंट है तो भाग 2 का दूंगा औसत के लिए, तो 39 और 7 ये आपके 46 हो जाएंगे। 46/2 यानी 23 है। तो ये 23 क्या आ रहा, बीच के तत्वों का परमाणु द्रव्यमान आ रहा है पहले और अंतिम तत्वों को जब औसत निकालेंगे। तो इस प्रकार 3 त्रिक कौन कौन से हैं? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सेकेंड ट्राइड्स है आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है। थर्ड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये 3 ट्राइड्स थी। अब आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी? हेनरी मोजले ने दी थी, 1913 में दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी की विशेषता ये है कि जो भी एलिमेंट वर्गीकृत किए गए हैं ना, वो परमाणु क्रमांक पर है, न कि परमाणु द्रव्यमान या भार पर नहीं है। सवाल नंबर 2 देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता किस इकाई में मापी जाती है? ध्वनि की प्रबलता को मापते हैं अपन डेसिबल में। तो यहाँ पर एसएससी जीडी 2024 में 2 सेट में ये सेम सवाल आया। दूसरा सवाल थोड़ा अलग था, यहाँ पर देखें, ध्वनि का ऊपर पूछा था ध्वनि की प्रबलता, और नीचे यहाँ पर एक सवाल में पूछा कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण यानी ज़्यादा साउंड होना, जैसे आप शोर कहेंगे, ठीक है, डेसिबल में। तो ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में और ध्वनि की प्रबलता को भी डेसिबल में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, यहाँ पर न्यूलैंड के अष्टक से भी सवाल आया है। सवाल देखो, 1866 में न्यूलैंड ने अष्टक दिया था, 1865-66 में दिया था लगभग, काफ़ी जगह 65 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालीन ज्ञात तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया था? न्यूलैंड ने अपने ऑक्टेव रूल में एलिमेंट को बढ़ता परमाणु द्रव्यमान विकल्प 4 करेक्ट है, उसमें वर्गीकृत किया था। और इसे न्यूलैंड का अष्टक नियम क्यों कहते हैं? अष्टक नाम से स्पष्ट है, कहीं न कहीं 8 आ रहा है, तो अष्टक का मतलब ये हो गया कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। पहला तत्व 8वां तत्व, बीच में 6 तत्व और आ जाएंगे, 7 तो एक पहला और बीच में 6 तत्व और लास्ट में ये 8वां, टोटल ये 8 एलिमेंट में पहला और 8वें तत्व के गुणधर्म यहाँ पर समान। कब? जब इन्हें परमाणु द्रव्यमान के क्रम में वर्गीकृत किया। लेकिन इसमें भी लिमिटेशन आ गई हैं, दोष आ गए हैं। अब ये आपको सवाल पूछा हुआ है ऑलरेडी कि उन्होंने परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व, कम से कम परमाणु द्रव्यमान वाला तत्व हाइड्रोजन था, और लास्ट इनका एलिमेंट था 56वां तत्व थोरियम तक उन्होंने। तो हाइड्रोजन से थोरियम तक ये गुणधर्म लागू हो रहा था कि प्रत्येक 8वें तत्व पहले तत्वों में प्रॉपर्टीज परमाणु द्रव्यमान में कहीं न कहीं समानता दर्शा रहा था। ये जो परमाणु द्रव्यमान से उनकी गुणधर्म समान आ रहे थे पहले और 8वें के, तो 56वें तत्व थोरियम तक इन्होंने ये वर्गीकरण किया था। न्यूलैंड ने अष्टक ने कहाँ तक किया था? जैसे कि आपने देखा मेंडलीव के आवर्त सारणी 63 तक, न्यूलैंड का अष्टक 56 थोरियम तक था, उसमें यूरेनियम तक था। और बाकी न्यूलैंड का अष्टक, आगे एक सवाल आएगा, किस तत्व तक ही लागू हुआ था? तो परमाणु क्रमांक आपको पता है 20 कैल्शियम का है, तो ये कैल्शियम तक ही लागू हुआ था। न्यूलैंड का अष्टक केवल कैल्शियम तक ही गुणधर्म का पालन कर रहा था, कैल्शियम तक ही ये नियम है वो पालन हो रहा था, अष्टक नियम कैल्शियम तक। अंतिम एलिमेंट कैल्शियम के बाद यहाँ पर पहले और 8वें तत्वों के गुणधर्म समान नहीं थे। नेक्स्ट अपना सवाल है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ किसने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया? इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सभी को पता होना चाहिए, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। और अल्बर्ट आइंस्टीन के इस सापेक्षता के सिद्धांत के बाद काफ़ी फिजिक्स का मॉडल यहाँ पर चेंज हो गया, और एक तरीके से क्वांटम यांत्रिकी का सिद्धांत यहीं से आगे डिज़ाइन स्टार्ट हुआ। अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया। विकल्प 2 करेक्ट है। अल्बर्ट आइंस्टीन को आपको बता दूं आधुनिक भौतिकी का पिता भी माना जाता है। नेक्स्ट सवाल नंबर 6, बेरियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बेरियम BaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड। विकल्प 4 करेक्ट है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को दोस्तों
बेराइटा भी कहा जाता है। ये कोई गंध नहीं होती है, जहरीला होता है बेरियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अपना सवाल, कार की बैटरियों में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है जिसका सूत्र PbSO4 है। अब देखिए सूत्र दे दिया है, इसका आपको नाम बताना, रासायनिक नाम PbSO4। Pb दोस्तों लेड को कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल तो होगा ही नहीं, H2SO4 होता है। तो यहाँ पर लेड इसमें भी है। अब लेड ऑक्साइड, अब आपको ऐसा सल्फर दिख रहा तो ऑक्साइड कहाँ से हो गया, और SO4 सल्फेट को कहते हैं, तो लेड सल्फेट आप डायरेक्टली करेंगे PbSO4 यानी लेड सल्फेट। तो लेड सल्फेट का उपयोग एक तरीके से कार की बैटरियों में होता है, ध्यान रखना PbSO4 लेड सल्फेट कार की बैटरियों में केमिकल कंपाउंड के रूप में उपयोग किया जाता है लेड सल्फेट। अगला सवाल है, द्रवों के विसरण की दर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। द्रवों के विसरण की दर, अब विसरण यानी कण एक जगह से अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की और पदार्थ के कणों का एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो द्रवों के विसरण की दर के संबंध में सही कथन देखिएगा, द्रवों के विसरण की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होती है। द्रव यानी लिक्विड, तो लिक्विड में जो विसरण की दर, फ्यूजन की दर ठोसों की अपेक्षा अधिक होगी, क्योंकि द्रवों के जो कण होते हैं ना वो दूर दूर रहते हैं, इतने ज़्यादा पास में बॉन्डिंग नहीं होती, कण आपस में ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होगी तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाएंगे ना। विसरण का मतलब कणों का एक जगह से दूसरी जगह जाना, फैल जाना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता। और ठोस में देखेंगे कणों के मध्य बंधन काफ़ी मजबूत होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़े ये दरों के सापेक्ष हैं, वो कम विसरण होगा। नेक्स्ट देखो, ये इस तथ्य के कारण है कि द्रव अवस्था में कण स्वतंत्र रूप से गति करते तथा ठोस अवस्था में कणों की अपेक्षा द्रवों के कणों के बीच रिक्त स्थान अधिक होता है। बिल्कुल अधिक गैप होता है, द्रवों के कणों का ठोस में कम होता है। ये इसका सही कारण दे रखा है इन्होंने, तो 1 और 2 दोनों ही सही यहाँ पर हैं, विकल्प 1 करेक्ट है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल आपको पूछा है, डायरेक्ट चेंज ऑफ गैस टू सॉलिड विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड इज कॉल्ड। अब गैस से सॉलिड, गैस से ठोस में आना, गैस से डायरेक्टली ठोस, बीच में एक अवस्था आती है आपको पता, द्रव आती है, द्रव में नहीं बदले सीधा ही गैस से ठोस में आ जाए। अब आपको ये ज़रूर पता है कि ठोस से गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलने को सब्लिमेशन कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, ये सभी को पता है। ऊर्ध्वपातन डायरेक्टली ठोस से गैस में बदलना, आपने देखा होगा कपूर, नौशादर वगैरह, नेफ्थलीन वगैरह में ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। लेकिन गैस से ठोस में बदल देना, बीच में लिक्विड में नहीं आना, गैस से डायरेक्टली ठोस में, तो इसे कहेंगे आप निक्षेपण, डिपोजिशन कहा जाता है। गैस से ठोस में आना डिपोजिशन, इवापोरेशन ये वाष्पन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको तीनों ही मैं एक्सचेंज अवस्थाओं का बता देता हूँ। अब देखिएगा, ठोस से गैस में जाने को कहते हैं ऊर्ध्वपातन, गैस से ठोस में आने को आप डिपोजिशन, निक्षेपण कहेंगे। और आपको पता होगा द्रव से गैस, द्रव यानी जल हो गया, ये डायरेक्टली गैस में भाप बन गई तो वाष्पीकरण हो गया। अब गैस को वापस आप द्रव में कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, गैस को ठंडा कर रहे हो, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उसे आप संघनन कहेंगे। ठोस है वो द्रव में हो गया तो संगलन हो गया, क्या हो गया, मेल्ट हो गया, संगलन हो गया ठोस द्रव में। और द्रव ठोस में हो गया तो वो आपका जम जाएगा, फ्रीजिंग हो जाएगा। तो ये आपस में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन आपको पता ही होगा। समय की मूल इकाई क्या है, समय की मूल इकाई सेकंड है, इतना इजी सवाल पूछ लिया यहाँ पर। डोबेराइनर के त्रिक में कितने त्रिकों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर वैसे डोबेराइनर का त्रिक है, जब डोबेराइनर ने अपना ट्रायड्स निकाला था तो केवल 9 तत्व या फिर 3 त्रिक ही उन्होंने उल्लेख किए थे। यहाँ पर 3 कहीं पर भी विकल्प नहीं है। अब 3 के बाद, अब डोबेराइनर के त्रिक के बाद लगभग 4 से 5 ऐसे त्रिक आ चुके हैं। डोबेराइनर ने 3 के बाद एक और त्रिक आ गया था, इवन 1-2 आ गए थे, लेकिन यहाँ पर 4 दे रखा, तो करेक्ट यहाँ पर 4 माना भी है एसएससी ने, तो ये 4 हो जाएगा। बाकी डोबेराइनर ने केवल 3 त्रिक की पहचान की थी, जो आपको बता दिया है। ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हो चौथा ट्राइड्स हैं, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। नेक्स्ट अपना सवाल है, H2 निम्नलिखित में से किस तत्व का आणविक सूत्र है। इतना इजी सवाल भाई कौन पूछता है। H2 का मतलब हाइड्रोजन होता है। सल्फर किस फॉर्म में होता है, S8 में होता है। लेड आपका Pb सीसा, तो इजी सवाल पूछ लिया, H2 का मतलब हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर, जब गैस को ठंडी करेंगे और कंप्रेस करेंगे, प्रेशर संपीड़ित करेंगे, उस केस में गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है। तो कौन सी गैस है ठंडी और संपीड़ित होने पर वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अतिक्रांतिक तरल में हो जाएगी।
अब तरल का मतलब ये नहीं होता है कि तरल का मतलब केवल द्रव होता है, तरल का मतलब दोस्तों गैस भी होता है। फ्लूइड्स के अंतर, फ्लूइड्स यानी जिसमें बहने की प्रवृत्ति होती है, आगे सवाल भी आएगा तरल, तो तरल में क्या होता है, द्रव भी होता है, तरल में गैस भी होता है। आप ये मत सोच लेना कि ये डायरेक्टली आपके गैस से द्रव बन गई, तरल का मतलब ठोस गैस भी होता है। तरल या तो द्रव होगा, द्रव भी बहती है, गैस भी बहती है। तो कौन सी गैस है जैसे आप कंप्रेस की तो गैस से द्रव या द्रव या गैस तो थी तो द्रव में ही बदलेगी। तो इस प्रकार से पूछा कि अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है, गैस से द्रव में बदल सकती है। ये आगे आएगा कंसेप्ट, इसका सवाल ऑलरेडी एसएसजीडी में पूछा हुआ है। तो गैस से तरल फॉर्म में बदलना, फ्लूइड्स में बदलना, ये गुण कार्बन डाइऑक्साइड का इनमें से है। आप कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो आगे ये भी सवाल आएगा, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ, तो शुष्क बर्फ कहा जाता है ठोस CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड है ये बर्फ फॉर्म में, बिल्कुल ज़्यादा इसे कंप्रेस करेंगे तो इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाएगी तो एज ए बर्फ के रूप में भी इसे काम में लेते हैं, जैसे शुष्क बर्फ बोलते हैं। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में ये गुण रहता है, ठंडी होने पर, संपीड़ित होने पर ये अपनी फॉर्म चेंज कर देती है। इन सभी में से कार्बन डाइऑक्साइड उपयुक्त है, बाकी नाइट्रोजन भी लिक्विड में फॉर्म में आ जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर इसका आ जाएगा एक, दरों बहते, यही सवाल पूछा है मैंने, कहा कि दरों बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है। दरों बहते हैं, लिक्विड बहते हैं और बहने का गुण होगा तो ये क्या ठोस होंगे, दृढ़ होंगे, नहीं होंगे। आकृति बदलते, बिल्कुल जिस भी आकार में आप जिस भी पात्र में आप डालेंगे उसी का शेप ले लेगा दरों, आकृति चेंज करता रहेगा और इन्हें कहा जाता है तरल भी कहा जाता है। दरों को दोस्तों तरल भी कहते हैं। द्रव और तरल में अंतर की बात करें, तरल एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग किसी ऐसे पदार्थ का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो बहता है। तरल के अंतर्गत दोस्तों द्रव और गैस दोनों ही आ जाते हैं, तरल में द्रव और गैस शामिल हैं। द्रव एक ऐसा पदार्थ है, अब केवल द्रव की बात करें तो इसमें एक ठोस रूप में बारीकी से व्यवस्थित होते हैं अणु, लेकिन सघन रूप से पैक नहीं होते हैं, सघन नहीं होते हैं, व्यवस्थित जरूर होते हैं। यानी द्रव एक ऐसा पदार्थ है जो उस बर्तन के आकार को ग्रहण कर लेता है जिसमें ये रखा जाता है। अब आप कह सकते हो सभी जितने भी द्रव हैं वो फ्लूइड होंगे, लेकिन जितने भी फ्लूइड्स हैं वो द्रव नहीं हो सकते क्योंकि गैस भी है उसमें। नेक्स्ट अपना सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खुले पास बनाती है, नहीं बनाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये जो चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नॉर्थ से साउथ पोल की ओर ऐसे आगे बढ़ेगी। अब जो क्षेत्र रेखा नॉर्थ से साउथ पोल में आई है वो क्या यहाँ पर एक खुला ही रहेगा, नहीं, वापस अंदर से साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ चली जाएगी। तो ये पूरा लूप बना है, बंद पास बना है। कैसा वक्र बना है, बंद बना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास बनाती है, विकल्प 2 यहाँ पर सही दे रखा है। इसके अतिरिक्त दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती है, नहीं काटती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी नहीं काटेगी, इस टाइप से समानांतर चलेगी, नहीं काटेगी। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नहीं काटती, ये गलत दे रखा है, ये भी गलत है। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी मात्रा है जिसकी कोई दिशा और परिमाण नहीं होता, बिल्कुल दिशा है ना, नॉर्थ से साउथ की साइड दिशा ही तो है, ये भी गलत दे रखा है। तो यहाँ पर केवल विकल्प 2 करेक्ट है। बाकी चुंबक की बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण में प्रवेश कर जाती हैं और वापस चुंबक के अंदर से ये उत्तरी से वापस दक्षिण से उत्तरी की तरफ चली जाती हैं। 2 बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर चुंबक की बल रेखाएं ज़्यादा होगी वो प्रबल होगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, किस तत्व की परमाणु संख्या सबसे अधिक है और ये प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है। जिसकी परमाणु संख्या ज़्यादा होगी उसका परमाणु द्रव्यमान भी ज़्यादा ही होने वाला है एक तरीके से। तो सबसे भारी तत्व जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, नेचुरल रूप से पाया जाने वाला सबसे भारी तत्व है दोस्तों यूरेनियम। नेचुरली पाया जाता है सबसे भारी तत्व जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है वो है दोस्तों यूरेनियम। और बाकी यहाँ पर भारी तत्वों की बात करें तो खोजा गया सबसे भारी तत्व है अनऑक्टियम, लेकिन ये मानव निर्मित है, प्राकृतिक नहीं है। इसे ऑर्गेन्सन भी कहते हैं, जिसका परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल में अपन 118 तत्व मानते हैं, तो लास्ट परमाणु क्रमांक 118 है अनऑक्टियम। इसे ऑर्गेन्सन भी कहते हैं। इसका परमाणु द्रव्यमान 294 AMU कह सकते हैं, 294 AMU है। और लेकिन ये मानव निर्मित है। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व यूरेनियम है, जिसका परमाणु क्रमांक
92 है, परमाणु भार इसका 238 है। तो ऑस्मियम, अब ऑस्मियम एलिमेंट भी आपने सुना होगा। ऑस्मियम सबसे अधिक घनत्व वाला तत्व आपको पूछ लेना, प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक घनत्व किस एलिमेंट का है, वो ऑस्मियम का है, जिसका घनत्व है 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट अपन सवाल नंबर 17 देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। किसी पदार्थ का कौन सा वह तापमान और दाब होता है जिस पर उस पदार्थ की तीन अवस्थाएं गैस, द्रव और ठोस ऊष्मागतिक के साम्य में एक साथ रह सकते हैं? तो किसी पदार्थ का ट्रिपल पॉइंट, कैसा बिंदु, त्रिक बिंदु वह तापमान और दाब है। त्रिक बिंदु में कौन सा तापमान और दाब आएगा? ऐसा तापमान और दाब आ जाएगा जिसमें गैस, द्रव और ठोस तीनों ही एक साम्य अवस्था में है, यानी थोड़ा बहुत ताप और दाब चेंज करने पर ये गैस द्रव में चेंज हो सकती है, द्रव ठोस में हो सकता है, ठोस गैस में। इस प्रकार से तीनों ही साम्य में रहते हैं इस तापमान और दाब पर। वो फिक्स तापमान दाब अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग रहेगा, ट्रिपल पॉइंट। जैसे कि त्रिक बिंदु मैंने कहा, ऐसा तापमान और दाब जिसमें किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक बैलेंसिंग में रहेगी। जैसे शुद्ध जल का, प्रत्येक पदार्थ का ये ट्रिपल पॉइंट अलग अलग होगा। शुद्ध जल का ट्रिपल पॉइंट में दाब और ताप का वैल्यू देखी जाती है। अब त्रिक बिंदु जल का क्या है? त्रिक बिंदु यानी जल का कौन से ताप और दाब में तीनों अवस्थाएं एक संतुलन की फॉर्म में रहेगी। तो जल के केस में बात करें तो तापमान इसका रहेगा लगभग 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी जीरो से थोड़ा सा बड़ा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही। और इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 273.16 केल्विन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273.15 अपन ऐड करते हैं। और उसके बाद इसको फ़ारेनहाइट में 32.01 डिग्री फ़ारेनहाइट है। अब ये तो तापमान हो गया जिसमें जल का ट्रिपल पॉइंट में तापमान तो ये लगभग 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड है। दाब कितना है? दाब है 4.58 mm पारा, पास्कल में हो जाएगा 611.2 पास्कल है, 611.2 पास्कल दाब में जल का ट्रिपल पॉइंट आता है। इसका उपयोग ट्रिपल पॉइंट का थर्मामीटर को कैलिब्रेट करने और महत्वपूर्ण बिंदुओं की तुलना करने के लिए किया जाता है। अब अगला सवाल देखते हैं अपन, सवाल नंबर 18। ये भी जलीय प्राणियों को पानी के अंदर सांस लेने के लिए, जो प्राणी जल के अंदर रहते हैं तो उसको किसमें, पानी में घुलित ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ये बिल्कुल ईजी सवाल है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितनी 36 पंक्तियां हैं? ये भी बिल्कुल ईजी सवाल है, आपको बता रखा है। जो 36 पंक्तियां हैं जिन्हें आप पीरियड या आवर्त बोलते हो, क्या बोलते हैं इसे? पीरियड या आवर्त बोलते हैं। ये टोटल 7 पंक्तियां हैं, 36 पंक्तियां 7 हैं। और ग्रुप इस टाइप से, ये ग्रुप हैं, ये आपके आवर्त है, ठीक है। तो ये ग्रुप जो समूह हैं वो कितने हैं? समूह हैं 18 और आवर्त हैं वो 7। आप देखेंगे ये आपके आधुनिक आवर्त सारणी में पीरियड्स हैं, 36 पंक्तियां हैं। ये कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7 ही है। तो ये यहाँ से कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। और जब आप ग्रुप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 इस प्रकार आप आगे बढ़ेंगे तो 18 टोटल समूह हैं। तो ये सवाल आगे भी आएगा, 1 2 और ध्यान रखना। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, यानी हाइड्रोजन के जस्ट बाद हीलियम आता है, 1 2 हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो इस टाइप से हीलियम का 2 है परमाणु क्रमांक। इतना ईजी सवाल ये भी। नेक्स्ट है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा इसको आधुनिक आवर्त सारणी के आधार के रूप में स्वीकार किया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में क्या परिवर्तन किया गया? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में परिवर्तन किया गया तथा परमाणु क्रमांक को, परमाणु संख्या को आधुनिक आवर्त सारणी का आधार, आधुनिक आवर्त सारणी का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आधार क्या है? परमाणु द्रव्यमान है कि परमाणु संख्या है? परमाणु संख्या है, जैसे आप Z से डिनोट करते हो तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक S ब्लॉक का तत्व है? अब यहाँ पर SPDF ये आवर्त सारणी के 4 प्रमुख ब्लॉक हैं। इसमें से आपको S ब्लॉक का एलिमेंट पूछा है ना, तो ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड जो ऊपर आपने देखे हैं, समूह प्रथम और द्वितीय के तत्व हैं S ब्लॉक के। तो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, इस ग्रुप में जो 7 एलिमेंट हैं इसमें भी 6 एलिमेंट हैं, ये S ब्लॉक के एलिमेंट है। अब S ब्लॉक में समूह फर्स्ट और समूह सेकंड है। समूह फर्स्ट को क्षारीय धातु कहते हैं और समूह सेकंड को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं। अब इनको थोड़ा और मैं आपको बता देता हूं, तो इनमें से कौन सा है? तो इनमें से आप देखेंगे तो ये रुबिडियम है S ब्लॉक का एलिमेंट। अब S ब्लॉक में ग्रुप फर्स्ट, जैसे आप क्षार धातु बोलते हो, एल्कली मेटल्स बोलते हो, तो इसमें ये रुबिडियम आता है। और समूह फर्स्ट में हाइड्रोजन भी है।
इसका ट्रिक है हल्ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री, हल्ली ना की रबड़ी सस्ती और फ्री। तो इस टाइप से याद रखेंगे। ग्रुप टी में बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो ये ग्रुप 2 है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। एल्कली अर्थ मेटल इसे कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातु आप बोलते हो। नेक्स्ट अपना सवाल, ये भी इजी सवाल है। धुलाई के लिए विशेष रूप से कपड़े वगैरह वस्त्र धुलाई के लिए उपयोग किया जाने वाला वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, एफ्लोरेसेंट क्रिस्टल किसका यौगिक है? तो धुलाई के लिए वॉशिंग सोडा जैसे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट 10 जल के अणु होते हैं उसमें, तो ये सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा, इसमें सोडियम दे रखा है भाई, सोडियम का यौगिक है तो सोडियम आप करेंगे ना, बिल्कुल इजी सवाल, इतना दे भी रखा सवाल के अंदर ही उत्तर है। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे धावन सोडा, तो ये सोडियम कार्बोनेट है, डेकाहाइड्रेट है, Na2CO3 10H2O जैसे धावन सोडा कहेंगे। एक दोस्तों इनका मिलता जुलता नाम है बेकिंग सोडा, जो खाना बनाने वाला सोडा होता है। तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, NaHCO3 होता है। अब ये बाकी और सूत्र आप देख सकते हो, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सुहागा Na2B4O7 10H2O, फिटकरी K2SO4 का हल थ्राइस 24H2O, लाल दवा KMNO4, कास्टिक पोटास KOH, शोरा KNO3, व्यंजक चूर्ण CaOCl2 और जिप्सम CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस POP है। अब चौक कह दो, चूना पत्थर कह दो, संगमरमर कह दो, कैल्शियम कार्बोनेट इसका फॉर्मूला है। इसके अतिरिक्त आप ऊपर देखेंगे बुझा हुआ चूना और बिना बुझा हुआ चूना। तो बुझा हुआ चूना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बिना बुझा हुआ चूना जैसे क्विक लाइम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है, और सॉफ्ट लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट अपन सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान का ऐसा ही मात्रक है? बिल्कुल इजी है, तापमान का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों केल्विन होता है, डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट मत कर लेना, ये दाब का है प्रेशर का है। तो तापमान का ऐसा ही मात्रक केल्विन हो जाएगा। तापमान का मात्रक जो केल्विन है 200, अब देखिए तापमान के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक केल्विन है। अब आपको पूछ लें केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलना हो, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलना हो, तब आप क्या करते हैं? तो जैसे ही आपको ये एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में केल्विन होते हैं 273.15, ये चीज़ ध्यान रखी तो आप केल्विन को सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल पाओगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदलने के लिए इसने क्या किया? इसने ऐड किया है 273.15, 0 में ऐड करेंगे तो ये 273.15 हो गया ना। तो जब भी सेंटीग्रेड में दे रखा होता है उस चीज़ को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है मान को, उस केस में आप 273.15 ऐड करेंगे, और केल्विन से वापस सेंटीग्रेड में आना है तो इनमें से मैं घटा दूंगा 273.15, तो ये 0 हो जाएगा। तो केल्विन से सेंटीग्रेड में आने के लिए 273.15 आपको माइनस करना पड़ता है। इसी प्रकार सेंटीग्रेड या फिर केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए सूत्र हैं C/5 बराबर F-32/9। तो इनमें से जो भी वैल्यू दे रखी होती है, जैसे आपको सेंटीग्रेड में वैल्यू दे दी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने फ़ारेनहाइट होते हैं, तो यहाँ से F की वैल्यू आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल पाएंगे। नेक्स्ट अपना सवाल है, मनुष्य में ध्वनि वाक्य यंत्र जो वॉइस बॉक्स होता है जहाँ से मनुष्य की साउंड आती है, उस वाक्य यंत्र को और क्या कहते हैं? उस वाक्य यंत्र को और दोस्तों कंठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंठ। ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 26, चार्ल्स के नियम में, अब चार्ल्स का नियम या फिर गैरुसाप का नियम, बोयल का नियम, ये 3 प्रमुख नियम आपको पता होना चाहिए, बार बार एग्जाम इनसे सवाल आते हैं। चार्ल्स के नियम में क्या स्थिर रखा जाता है, किसके क्या अनुक्रमानुपाती होता है? अब चार्ल्स का नियम दाब स्थिर रखा जाता है, बिल्कुल चार्ल्स के नियम में दाब के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। चार्ल्स हैं तो चलने देंगे बाकी सभी चीज़ें, प्रेशर हैंडल नहीं हो पाएगा चलते वक्त। भाई आप चल रहे हो, आप पर दाब ज़्यादा दे दे कोई भार वगैरह, आप चल पाएंगे? आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में चलते वक्त दाब आपका फिक्स रहना चाहिए, दाब स्थिर रखा जाता है चार्ल्स के नियम में, ये ध्यान रखना होता है। गैस की, अब चार्ल्स बोयल इसमें गैस के मोल की संख्या, मात्रा है ना, जो गैस आपने ले ली वो फिक्स मात्रा ले ली, उसमें मोल की संख्या है वो भी स्थिर है। अब ये चीज़ें, अब दाब स्थिर हो गया, गैस की मात्रा एक तरीके से आयतन वगैरह कैसे काम करेगा? तो गैस के मोल की संख्या स्थिर है तो आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब तापमान बढ़ा, तापमान बढ़ेगा, गैस का आप तापमान बढ़ाएंगे तो गैस के अणु दूर दूर चले जाएंगे तो आयतन भी बढ़ जाएगा ना, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और तापमान घटा तो अणु पास पास में आ जाएंगे, ठंडे होंगे तो अणु पास पास में जुड़ जाएंगे,
तो आयतन भी कम हो जाएगा। तो तापमान आयतन के अनुक्रमानुपाती समानुपाती प्रोपोर्शनल होता है। ये चार्ल्स का नियम कहता है जब दाब आप स्थिर रखते हो तो तीनों ही चीज़ें सही दे रखी, स्टेटमेंट ए बी सी तीनों ही कथन सत्य है। तो चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर। बोयल होता है कोई चीज़ को जब उबालते हो, बॉयल करते हो तो क्या उबालने पर क्या तापमान ही तो होता है। उबालने पर क्या जरूरत पड़ती है, तापमान की। लेकिन बॉयल के नियम में आपको तापमान ये नहीं बदलना है। गैस का तापमान और अणुओं की संख्या, मोल की संख्या, वो आपको स्थिर रखनी है। बॉयल के नियम में तापमान और अणु की संख्या स्थिर रखनी है। तापमान आपने स्थिर रख दिया, अब आयतन दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब आप गैस पे दाब बढ़ाएंगे तो आयतन बढ़ेगा कम होगा। आयतन यानी अणु पास पास आएंगे तो कम हो जाएगा ना। दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो रहा, दाब बढ़ा रहे हो आयतन कम हो रहा, तो दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती उल्टे हो गए ना। और दाब घटाएंगे आयतन बढ़ जाएगा। तो ये एक दूसरे के उल्टे हैं, एक बढ़ाने पर दूसरा घट रहा है, एक घटाने पर दूसरा बढ़ रहा है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती है जब आप उसका तापमान फिक्स रखते हो। ये बॉयल का नियम कहता है। तीसरा नियम है गैलुसाक का नियम। गैलुसाक का नियम कहता है गैस के निश्चित आयतन और द्रव्यमान पर। अब देखिए यहां पर गैलुसाक आयतन को निश्चित कर रहा है। ऊपर दोनों केस में आयतन अपना फिक्स नहीं था, लेकिन गैलुसाक ने क्या किया, गैलन, जो गैलन में वैल्यू होती है ना, वो आयतन की होती है। तो उस गैलन को गैलुसाक ने नियत कर दिया, फिक्स कर दिया गैलुसाक ने। आयतन निश्चित करने पर अब देखिए द्रव्यमान आपको फिक्स रखना है। स्थिर द्रव्यमान, अणुओं की संख्या यहाँ पर स्थिर है, द्रव्यमान तीनों केस में फिक्स है। आयतन निश्चित किया तो गैस का दाब और तापमान के मध्य संबंध रह गया। फिर दाब ताप आयतन तीन ही तो वैल्यू है, आयतन फिक्स कर दिया। अब दाब और ताप समानुपाती है, यानी दाब बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा है, तापमान घटेगा तो दाब भी घटेगा। तो दाब और तापमान एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ये गैलुसाक कहते हैं। ध्यान रखना, दाब ताप समानुपाती। अवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि स्थिर तापमान दबाव, अब यहां पर ताप भी स्थिर कर दिया अवोगाद्रो ने, दबाव भी स्थिर कर दिया। यानी दो प्रमुख चीजें होती हैं, एक ताप होता है, एक दाब होता है। अवोगाद्रो ने कहा भी ताप और दाब दोनों में फिक्स कर दूंगा। फिर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। ताप दाब फिक्स है, जितने भी गैस का, दो अलग अलग गैस ले ली जिसका ताप फिक्स है, दाब फिक्स है, आयतन भी समान ले लिया। दो अलग गैस ली, समान ताप समान दाब, आयतन समान लिया, तो उसमें अणुओं की संख्या देखी गई ना, तो आयतन में समान संख्या में अणु यहाँ पर देखे गए थे। तो ये अवोगाद्रो का नियम है। आदर्श गैस समीकरण है पीवी बराबर एनआरटी, जिसमें पी है प्रेशर, वी वॉल्यूम है, एन गैस के मोल है, टी टेम्परेचर तापमान, आर गैस नियतांक जिसका मान होता है 8.314 जूल मोल केल्विन, जूल प्रति मोल केल्विन। ये इसका जो आर की वैल्यू 8.314 जूल प्रति मोल केल्विन यहाँ से सवाल पूछा हुआ है। इसका मात्रक विशेषकर ध्यान रखना है, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, मोल और केल्विन नीचे है, जूल ऊपर है। अब 27वां सवाल देखते हैं अपन। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ होते हैं, बिल्कुल कॉलम 18 होते हैं समूह, और पंक्तियां होती है वो 7 होती है। बार बार क्या बताएं आपको। न्यूटन के किस नियम के अनुसार प्रकृति में प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरा नियम है न्यूटन का। इतना इजी सवाल, तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का। न्यूटन की गति के 3 नियम है। प्रथम नियम है जिसे आप जड़त्व का नियम कहते हो। जड़त्व द्रव्यमान होता है, जड़त्व का माप क्या होता है, द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान जड़त्व की माप होती है। और जड़त्व का मतलब हो गया कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, गतिशील चल रही है वो चलती रहेगी। स्थिर वस्तु हमेशा स्थिर रहना चाहती है। अब वो चेंज कर कब हो जाती है उनकी अवस्था, जब आप कोई उस पर बाह्य बल लगाते हो। वस्तु स्थिर है, आपने धक्का दिया, बाह्य बल लगाकर उसको गतिशील कर दिया। वस्तु गतिशील है, नीचे घर्षण बल लग रहा है, अपने आप रुक जा रही है, तो गतिशील नहीं रह रही है। तो जब तक कोई बाह्य बल नहीं लगता उस केस में वस्तु अपनी अवस्था चेंज नहीं करना चाहती है। यही प्रथम नियम है। द्वितीय नियम है बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण, या फिर इसे कहेंगे संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होती है। एक तरीके से किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। संवेग में परिवर्तन जितना फास्ट होगा बल भी उतना ज़्यादा लगेगा। संवेग में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है, आप गेंद को पकड़ रहे हो और संवेग में परिवर्तन आपने अचानक कर दिया, यानी गेंद के संवेग में परिवर्तन, यानी पहले बहुत तेज स्पीड से आ रही है, अचानक आपने उसके विरुद्ध
हाथ रख कर किया तो आपके हाथ में चोट आएगी, क्योंकि बल ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि संवेग में परिवर्तन ज़्यादा हो रहा है। और संवेग में परिवर्तन धीरे धीरे करेंगे तो बल उसके समानुपाती कम लगेगा, यानी हाथ आप पीछे खींचेंगे गेंद को टच कर कर तो धीरे धीरे गेंद अपनी अवस्था या फिर संवेग में चेंज कर रही है, उस केस में बल भी कम लगेगा। तो एक तरीके से ये दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, यानी क्रिया प्रत्येक क्रिया के समान समान परिमाण की विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया लगती है। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम हमेशा दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है और किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता है। एक क्रिया बल एक प्रतिक्रिया बल, दो अलग अलग बल होंगे हमेशा क्रिया प्रतिक्रिया में। ये तीसरा नियम कहता है जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। ये दोनों बल आपके परिमाण में समान होंगे लेकिन दिशा इनकी अलग अलग होंगी। तो क्रिया प्रतिक्रिया में बल हमेशा युगल फॉर्म में होते हैं, एकल बल नहीं होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व और स्तंभ कितने हैं, समूह कितने आवर्त हैं, कितने समूह हैं? तो 18 समूह है, 7 आवर्त हैं, 18 और 7 हो जाएगा। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप में गति करते। अब देखिए पदार्थ की 5 प्रमुख अवस्था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इनमें से किस अवस्था में अनेक इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से, अब इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। कहीं न कहीं इलेक्ट्रॉन की चीज़ आयन की चीज़ आई तो आयन यहाँ पर प्लाज्मा में देखने को मिलता है। अब ये प्लाज्मा अवस्था के बारे में बात करें तो एनसीईआरटी क्लास 9th में दे रखा है, हमारे आसपास के पदार्थ है ना पहला ही चैप्टर, उसमें प्लाज्मा के बारे में दे रखा है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। इलेक्ट्रॉन है, आवेश है, तो ऊर्जा अधिक होगी, कण बहुत ज़्यादा उत्तेजना में रहेंगे प्लाज्मा में। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। तो प्लाज्मा में आयनीकृत गैस होती है। जैसे ही प्लाज्मा आए कहीं ना कहीं बात हो रही है आयनीकृत गैस की। ऐसी गैस है जिसमें आयन बहुत ज़्यादा है। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब है, नियॉन बल्ब है, उसमें प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। और विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर जब गैस में आप धारा प्रवाहित करेंगे, करंट प्रवाहित करेंगे, तो गैस क्या हो जाएगी? आयनीकृत हो जाएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाएगी। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होगा। प्लाज्मा जो बहुत ज़्यादा चमकीली चीज़ होती है, सूर्य के चारों तरफ प्लाज्मा चमकीली चीज़ होती है, जो जलने वाली एक तरीके से चीज़ कहेंगे, आवेशित चीज़ होती है, वो एक प्लाज्मा है, चमक है प्लाज्मा एक तरीके से। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। एक अवस्था है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। सन 1920 में भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने, ये भी एनसीईआरटी में दे रखा है, सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था की गणनाएं की थी। तो आपको पूछ ले किस भारतीय वैज्ञानिक ने पदार्थ की 5वीं अवस्था BEC बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के संबंधित गणना की थी? तो सत्येंद्रनाथ, ये सत्य किया था सत्येंद्रनाथ बोस ने। और उन गणनाओं को आगे बढ़ाते हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने यहाँ पर मिलकर एक नई भविष्यवाणी की पदार्थ की 5वीं अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की। और इस अवस्था में होता क्या? तो सामान्य वायु जितनी अपनी वायु है ना, उसका घनत्व उसका 1,00,000वां भाग कर दिया, यानी बहुत कम घनत्व कर दिया। घनत्व का मतलब अणु बहुत दूर दूर हो गए उस वायु में, बिल्कुल अणु दूर दूर हो गए। घनत्व का 1,00,000वां भाग करके इतने कम घनत्व वाली गैस को बहुत कम तापमान पर ठंडा किया। एक तो घनत्व कम, ऊपर से इसको ठंडा किया, बहुत कम तापमान पर फ्रीज किया, तो ये अवस्था देखने को मिली है। और इस हेतु 2001 में अमेरिका के एरिक ए कॉर्नेल, वुल्फगैंग कैटरले, कार्ल ई वेमन को बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए भौतिकी में नोबेल प्राइज दिया गया 2001 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है दार्शनिकों ने पदार्थ को कितने मूल तत्वों में बांटा है? दार्शनिक हैं, उन्होंने पदार्थ को 5 मूल तत्व कौन से? आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु। तो जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ये 5 पदार्थ के मूल तत्व के। इनके अलावा पदार्थ में कुछ होता ही नहीं है, दार्शनिकों ने ये बहुत पहले बता दिया था। तो 5 तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल बताया। पदार्थ स्थान घेरते हैं, आयतन द्रव्यमान होता है, ये चीज़ तो आपको क्लियर है। अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे आबंध बनाती है। अब धातु और अधातु के गुण की बात करें, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागती है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव माइनस करती है। और इसके आगे अधातु लगा दे तो ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, पॉजिटिव करूंगा। वैसे इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना और ग्रहण करना
ये अलग अलग धातु है, इलेक्ट्रॉन को त्याग देगी। अब इलेक्ट्रॉन आप त्यागेंगे, छोड़ेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, धनायन बन जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो आपके पास ऋणायन आ जाएगा। तो अधातु का गुण होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो वे इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मक है। ऋणात्मक क्यों है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उसके अंदर ऋणात्मक चार्ज आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपने आप पे नेगेटिव चार्ज है, तो वे ऋणात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके आबंध बनाती हैं। तो फोर्थ ऑप्शन है, अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, धातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रकृति होती है। नेक्स्ट सवाल है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का दूसरा नाम है। तो ये शुष्क बर्फ, ड्राई आइस के बारे में आपको बताया था। ठोस CO2 को ड्राई आइस भी कहते हैं, तो ध्यान रखना हमेशा, सॉलिड CO2 ड्राई आइस है। तो ठोस कार्बन डाई गैस आपके पास है, तो आपके पास एक बर्फ है, तो बर्फ का गोला है आपके पास। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने स्तंभ, ये क्या बताए बार बार। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का हिस्सा है। पी ब्लॉक, SP, पी ब्लॉक में मैक्सिमम अधातुएं। तो अधातु एक तरीके से यहाँ पर आपको पूछा पी ब्लॉक का एलिमेंट कौन सा है, और ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है। ये अधातु है ना ऑक्सीजन, ये पी ब्लॉक का। हाइड्रोजन आप देख तो पहले ही ग्रुप में है, ये है ही नहीं, तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है ऑक्सीजन पी ब्लॉक का है। पी ब्लॉक में यहाँ पर ग्रुप्स देखेंगे तो 6 ग्रुप्स हैं, 13, 14, 15, 16, 17, 18। समूह 13 इस ग्रुप को बोरॉन ग्रुप कहते हैं, क्योंकि बोरॉन से स्टार्ट होता है, बी बोरॉन से स्टार्ट होता है। समूह 14 को कार्बन ग्रुप कहते हैं, क्योंकि कार्बन से इसकी शुरुआत होती है। उसके बाद समूह 15 को नाइट्रोजन ग्रुप कहते हैं, इसकी शुरुआत नाइट्रोजन से होती है। समूह 16 को दोस्तों, जिसकी शुरुआत ऑक्सीजन से होती है, उसे आप कैल्कोजन, चैल्कोजन भी कहते हैं, ठीक है, चैल्कोजन या कैल्कोजन कहते हैं समूह 16 को। 17 है समूह जिसकी शुरुआत फ्लोरीन से होती है, इसे हैलोजन कहते हैं। 18वें ग्रुप को नोबल गैस कहते हैं, ये इनके अन्य नाम है। बाकी ये सभी ग्रुप्स में कौन कौन से एलिमेंट हैं, जैसे 13 में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। उसके बाद कार्बन जो ग्रुप है, 14वां ग्रुप है, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। इसकी एक ट्रिक से आपको याद रखना होता है, ग्रुप 15, 16। तो 16 ग्रुप का ऑक्सीजन एलिमेंट यहाँ पर पी ब्लॉक के, ये सभी पी ब्लॉक के एलिमेंट है। एस ब्लॉक के ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ। निम्नलिखित में से वेग का SI मात्रक है, बिल्कुल इजी सवाल है। वेग यानी मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड वेग का SI मात्रक हो जाएगा, विकल्प 4 करेक्ट है। प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को दोलन का की कहा जाता है। दोलन के क्या, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने चक्कर कोई काट रहा हो, दोलन कर रहा हो, जैसे दोलन होता है, ये लोलक मान लिया, तो लोलक यहाँ पर साम्य स्थिति के इर्द गिर्द गति करेगा, ये लोलक है, ये इसे आगे पीछे, तो कितनी बार एक सेकंड में ये आगे पीछे, एक बार आएगा जाएगा तो एक दोलन कंप्लीट होगा, गया और आया तो एक दोलन कंप्लीट हुआ। तो एक सेकंड में यदि मान लेते 10 बार ये आया गया, एक सेकंड में बोला, उससे पहले 10 बार ये आया गया, तो आवृत्ति इसकी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, यानी एक सेकंड में 10 बार। तो प्रति सेकंड में कितने दोलन करते हो, वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और उस आवृत्ति को हर्ट्ज में मेजर किया जाता है। हर्ट्ज में आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी को मापते हैं। अब यहाँ पर एक टर्म दे रखा, तारत्व। तारत्व का मतलब होता है पिच। जैसे कि महिलाएं होती हैं, उनका तारत्व ज़्यादा होता है, कहने का मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका तारत्व ज़्यादा। यानी एक सेकंड में बहुत ज़्यादा बार यदि दोलन हो जाए तो पिच, महिलाओं की आप आवाज़ सुनेंगे तो बहुत एक तरीके से पतली आवाज़ होती है। पतली आवाज़ का कारण क्या है, उसकी पिच ज़्यादा है, आवृत्ति ज़्यादा है, तारत्व ज़्यादा है। और पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, कारण क्या है, बहुत धीरे धीरे बोलेंगे पुरुष। जैसे बोला है एक गूंज धीरे धीरे, यानी दोलन बहुत कम हो रहे हैं एक सेकंड में, और महिलाएं बहुत तेजी से कितने फर्स्ट उनके दोलन हो रहे हैं, तो आवृत्ति कितनी बढ़ रही है, तारत्व कितनी बढ़ रही है, पिच ज़्यादा होने से आवाज़ पतली हो रही है, ये तारत्व है। और आयाम है, एक तरीके से लाउडनेस को बताता है, कितने ज़ोर से आप बोलते हो। आपने अब महिलाओं की आवाज़ वही पतली है, लेकिन वो ज़ोर से तो वॉल्यूम तो बढ़ा सकती है ना, ज़ोर से तो बोल सकती है ना, ज़ोर से बोलेगी तो आयाम ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ होती है। और बाकी आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल का मतलब ये हुआ एक दोलन कंप्लीट करने में कितना समय लिया, एक दोलन में लगा गया समय। जैसे एक दोलन, ये पूरा लोलक यहाँ था, यहाँ से गया यहाँ तक और वापस आया, तो गए जाने और आने में एक दोलन में कितना समय। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल यानी इसे अपन सेकंड से ही मेजर करते हैं, समय का जो मात्रक होता है वो आवर्तकाल का होता है। बाकी ये ध्वनि से संबंधित थी आपकी पिच वगैरह, तो ध्वनि के वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य के मध्य संबंध। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, जैसे कि वेव के रूप में ध्वनि एक तरीके से अनुदैर्ध्य तरंग है, जो वेव के रूप में ऐसे चलती है ध्वनि, ठीक है, वेव के रूप में ये बढ़ेगी ध्वनि। तो यहाँ पर ये ऊपर आपका हो गया है
संपीड़न बोलेंगे, श्रिंग बोल सकते हो इसको, संपीड़न हो गया, संपीड़न को कंप्रेशन हो गया, और नीचे आपके विरलन हो गया, आर हो गया, ऊपर फिर संपीड़न, नीचे विरलन है। तो दो संपीड़न, दो लगातार संपीड़न के मध्य की दूरी को आप तरंग दैर्ध्य के रूप में मापते हो। दो संपीड़न के मध्य की दूरी यानी ये एक दोलन के जो समय लगता है ना, दो संपीड़न में लगने वाला समय, एक दोलन का समय आवर्तकाल होता है। तो एक आवर्तकाल में कितनी दूरी तय हुई, तो वो लैम्डा के फॉर्म में तरंग दैर्ध्य के रूप में आप दर्शाते हो। तो तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और वेग के मध्य क्या संबंध है, तो वेग बराबर आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। ध्यान रखना, वेग बराबर होता है आवर्ती और तरंग दैर्ध्य का गुणा कर देना आपको वेग के लिए। नेक्स्ट अपना है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिएगा, वह गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम और अवोगाद्रो नियम का पालन करती है आदर्श गैस, बिल्कुल पीवी बराबर एनआरटी, यानी ऐसी गैस तो होगी नहीं जो आदर्श है, एक तरीके से आइडियल है, तीनों ही नियम को पालन करे तो वो आदर्श गैस होगी। गैलुसाक के नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर, अब गैलुसाक है तो आयतन स्थिर, बिल्कुल सही बात है। किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके ताप के, अब ये व्युत्क्रमानुपाती कैसे हो गया भाई गैलुसाक, तो ये गलत दे रखा है, दाब ताप के समानुपाती होता है, न कि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गैलुसाक का नियम अनुसार कहता है कि आयतन यदि स्थिर है, मात्रा भी द्रव्यमान भी निश्चित है, तो गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। ये गलत दे रखा है। सिलिकॉन आवर्त सारणी के वर्ग 14 और आवर्त 3 में मौजूद है, बिल्कुल सिलिकॉन है, आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे वर्ग 14 आवर्त 3, ये आपका सिलिकॉन एलिमेंट है। ये वर्ग 14 और यहाँ से यहाँ देखेंगे तो 1 2 3 तीसरे आवर्त का एलिमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ए सही है, सी सही है, ए और सी दोनों सत्य है, विकल्प एक करेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर इन्होंने SSGD के आंसर की में 3 नंबर दे रखा था, तीनों सत्य नहीं है, गलत दे रखा है। इससे संबंधित एक और सवाल गलत दे रखा, वो भी देखेंगे। विद्युत आवेशों की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, आवेशों का प्रवाही तो विद्युत धारा उत्पन्न करता है, आवेश नहीं चले तो विद्युत धारा कैसे हुई। जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, बिल्कुल धारा का प्रॉपर्टीज होती है, उसमें चुंबकीय गुण भी होता है, तापीय गुण भी होता है विद्युत धारा का, और चुंबकीय गुण भी होता है। तो चुंबकीय बल उत्पन्न होता है विद्युत धारा से, जिसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय बल से चुंबक तो उत्पन्न होगा भाई, चुंबकीय बल है तो चुंबक तो होगा ना, बिल्कुल इजी सवाल है। चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा यूनिट क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, वहां पर चुंबकीय बल उत्पन्न हुआ, जिसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, चुंबकीय क्षेत्र की टेस्ला होती है, चुंबकीय क्षेत्र की ऐसा यूनिट टेस्ला। चुंबक की प्रवाह की, फ्लक्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, वेबर होती है। और इंडक्टेंस, प्रेरकत्व की ऐसा यूनिट होती है, हेनरी होती है। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी के पी ब्लॉक का एक तत्व नहीं है। SP, जिसमें पी ब्लॉक का तत्व आपका आयोडीन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, इनमें से मैग्नीशियम ये आपके S ब्लॉक का एलिमेंट है। आपने कहा था ना बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो MG आया था ना, ग्रुप 2 का एलिमेंट मैग्नीशियम है जो S ब्लॉक का है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है, ये ऑलरेडी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बता चुका हूँ। न्यूलैंड का ऑक्टेव केवल कैल्शियम तक है, हालांकि 56 तत्व उन्होंने बताए थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन डोबेराइनर के त्रिक के लिए सत्य है। डोबेराइनर के त्रिक का कथन देखो, त्रिक परमाणु द्रव्यमान के क्रम में थे, बिल्कुल। त्रिक का आधार क्या था, डोबेराइनर के त्रिक में परमाणु द्रव्यमान था। मध्य तत्वों का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का लगभग औसत था, ये भी था। तो ये त्रिक के लिए दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 2 दोनों विकल्प एक करेक्ट है। किस भौतिक नियम के अनुसार यदि किसी गैस के अणुओं की मात्रा और संख्या स्थिर रहे, अणुओं की मात्रा और संख्या यानी द्रव्यमान स्थिर रहे गैस का, तो गैस का दाब और ताप व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा तो कहीं है ही नहीं, दाब और ताप हमेशा, अभी आपने देखा गैलुसाक का नियम, गैलुसाक का नियम कहता है कि जब आप आयतन स्थिर करेंगे और आयतन और फिर द्रव्यमान संख्या या फिर अणुओं की संख्या स्थिर करेंगे, तो उस केस में दाब और ताप समानुपाती होते हैं गैलुसाक के नियम में। लेकिन ये बोल रहा है व्युत्क्रमानुपाती तो होते ही नहीं, तो ये गलत सवाल दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। और इसका आंसर जब आंसर की में बताया है इन्होंने SSGD वालों ने, तो एक दिखाया बॉयल का नियम। अब बॉयल के नियम में संबंध किसका होता है आपको पता है, बॉयल के नियम में तापमान स्थिर रहता है, दाब और आयतन के मध्य संबंध होता है बॉयल के नियम में, दाब और ताप के मध्य नहीं, बॉयल के नियम में दाब और आयतन, और ये व्युत्क्रमानुपाती जरूर होते हैं। यहाँ पर ये देते कि गैस के अणुओं की संख्या समान हो, तापमान समान हो, उस केस में दाब और आयतन समानुपाती होते हैं, सॉरी व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, दाब बढ़ाने पर आयतन कम होता है, व्युत्क्रमानुपाती ये होता है स्टेटमेंट। ताप की जगह आयतन तो सही हो सकता था, लेकिन सवाल ही गलत थे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, परम शून्य ताप
परम शून्य ताप होता है 0 केल्विन। 0 केल्विन को सेंटीग्रेड में बदलेंगे आप तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट 0। तो परम शून्य ताप में होता क्या है, पदार्थ के कण गति करना बंद कर देते हैं, ये सही है। पदार्थ के कण जब परम शून्य ताप होगा ना तो पदार्थ के कण गति नहीं करेंगे, रुक जाएंगे। पदार्थ के कण बिल्कुल 0 केल्विन पर रुक जाते हैं, गति करना बंद कर देते हैं। विकल्प 1 करेक्ट है। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ में त्वरित होती है तो किसके कारण वस्तु उस वृत्ताकार पथ में गतिशील रहती है। अब वस्तु जैसे कि जितने भी उपग्रह हैं, मून मान लेते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, यानी घूमता है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वृत्ताकार पथ में ये घूमती है। तो ये वृत्ताकार पथ में घूमने के लिए कहीं ना कहीं इनकी जो गति है ना वो त्वरित गति है। जैसे कि ये क्यों वृत्ताकार पथ में घूम रही है, जैसे यहाँ पर एक वस्तु है, ये वस्तु तो सीधी त्वरित थी तो सीधी निकल जाती थी, है त्वरण में थी, चल रही थी, वेग में थी तो आगे निकल जाती यहाँ से स्पर्श रेखा बनाते हुए। लेकिन कोई एक बल है ना जो उसको खींच रहा है, उस बल के खींचने के कारण ये सीधी नहीं निकल रही है, इस टाइप ऐसे मुड़ती जा रही है और ऐसे गोल गोल वृत्ताकार पथ में गति करती रहेगी। नहीं तो वो सीधी निकल जाती यदि उनको कोई ऐसे खींचता नहीं। तो ये खींचते हुए इस प्रकार, ये इसका खुद का भी द्रव्यमान है तो इसके नज़दीक नहीं आएगी और ये गति करती रहेगी जो वृत्ताकार पथ में गति। तो ये जो खींच रहा है ना बल, ये अभिकेंद्रीय बल कहेंगे आप, सेंट्रीफ्यूजल अभिकेंद्रीय बल है ये। नेक्स्ट है निश्चित आकार स्पष्ट सीमाएं पदार्थ की किस अवस्था की विशेषताएं। निश्चित आकार और स्पष्ट सीमाएं, तो आकार फिक्स है, आकार चेंज नहीं हो रहा तो वो केवल ठोस का नहीं होता है, द्रव का चेंज हो जाता है, गैस का चेंज हो जाता है और उनकी सीमाएं वगैरह फिक्स है, तो ये ठोस ही है। वाट किसकी इकाई है, वॉट है ना, वॉट ये है शक्ति की इकाई। शक्ति की इकाई होती है वॉट में, हॉर्स पावर में इनकी होती है। लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं वो बताना कमेंट सेक्शन में एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, ताकि ये पता कर सकें आप एंड तक बने हुए हैं। वॉट किसकी इकाई है, शक्ति की है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। इसके अतिरिक्त आप कैलोरी वगैरह में देखते हो। प्रतिरोध जो ओम होता है वो प्रतिरोध। संवेग की क्या होती है, संवेग द्रव्यमान की होती है, किलोग्राम वेग की मीटर पर सेकेंड यानी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये इनकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए। प्रतिरोध ओम हो गया। नेक्स्ट अपना है आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैस के रूप में जाने वाले तत्व शामिल है। नोबल गैस, उत्कृष्ट गैस, लास्ट जो वर्ग है ना 18, उनको उत्कृष्ट गैस, नोबल गैस, अक्रिय गैस कहा जाता है, जिसका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन ये सभी एलिमेंट आ जाते हैं वर्ग 18 में। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और इनमें से आपको सही बताने हैं। आवर्त सारणी को एस ब्लॉक में कैल्शियम होता है, बिल्कुल। बेटा मांगे कार स्कूटर, तो कार में कैल्शियम आ गया ना, तो कैल्शियम होता है एस ब्लॉक में, सेकेंड आवर्त के ग्रुप में ही होगा। सभी ज्ञात तत्वों में से 78% से अधिक तत्व धातु है। 78% से अधिक तत्व, बिल्कुल लगभग 80% के आसपास तत्व धातु है। यानी 118 जो पीरियोडिक टेबल है इनमें से लगभग 95 तत्व धातु है, बाकी बचे हुए 15% के आसपास हैं वो अधातु हैं, फिर 5% में उपधातु भी हैं। तो आवर्त सारणी की बाईं ओर दिखाई देते हैं जितने भी धातुज है ना, आवर्त सारणी में आपने देखा इस टाइप से आपकी जो पीरियोडिक टेबल होती है। तो ये आपका पी ब्लॉक था, एस ब्लॉक था, बीच में डी ब्लॉक है, नीचे आपका एफ ब्लॉक आ जाता है। तो इनमें से जो लेफ्ट साइड आपको दिखते हैं ना, बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड में लगभग धातुज है। यहाँ पर पी ब्लॉक में अधातुएं ज़्यादा है, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में धातु है। डी ब्लॉक के तत्व को आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं, नहीं आंतरिक संक्रमण कहते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट को। डी ब्लॉक के तो केवल संक्रमण कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स, संक्रमण धातु कहते हैं। एफ ब्लॉक में जो इनर ट्रांजिशन वाले हो जाते हैं एफ ब्लॉक के तत्वों को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास के कारण उनके सारणी में उनके स्थान के कारण आंतरिक संक्रमण एफ ब्लॉक है। अंदर से संक्रमित हुए ना, नीचे की साइड में गए ना एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को केवल संक्रमण तत्व होते हैं जो एस और पी के मध्य होते हैं। अंतिम सवाल, आवर्त सारणी की प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं। ये टोटल जो आपके 7 आवर्त हैं, प्रत्येक आवर्त में जो कितने तत्व हैं वो आपको पता होना चाहिए। प्रथम आवर्त में तो 2 ही तत्व, इजी सवाल था, हाइड्रोजन और हीलियम 2 ही तत्व है पहले आवर्त में। इस प्रकार 7 आवर्त हैं, पहले में 2 तत्व हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, तीसरे चौथे और पाँचवें में है दोस्तों 18। अब पहले में 2 तत्व, दूसरे और तीसरे में 8 तत्व है, चौथे पाँचवें में 18 और छठे सातवें में 32 तत्व है। छठे और सातवें में कितने हैं, 32 है। तो ये नंबर्स ऑफ एलिमेंट आपके हो गए प्रत्येक पीरियड्स में कितने। तो इस प्रकार आपने देखी एसएससी जीडी जिसका एग्जाम अभी 2024 में हुआ है, 20 फेब से 7 मार्च 2024 को पूछे गए सभी 53 सेट में 50 साइंस के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, और सवालों का लेवल देखें तो
ईजी लेवल, काफ़ी ईजी लेवल, आपके एनसीईआरटी 9th 10th क्लियर थी तो आप कर सकते थे इनको ईजिली। जो कैंडिडेट हैं एनसीईआरटी 9th 10th फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक है जहाँ पर वीडियो देख सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी और भी अपडेट हो रहे हैं, तो जब आप वीडियो देखेंगे तो तब तक लगभग हो जाएंगे, कब आप देखते हो उस पर डिपेंड करता है। और किसी भी एग्जाम की कितने अच्छे ढंग से आप तैयारी कर देंगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपका सिलेक्शन नहीं होता। प्रैक्टिस के लिए अभी से आप ज्वाइन कर सकते हो, टेक्स्ट बुक कैसे ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेमो वीडियो है। तो यहाँ से आपको टीडीजी के कूपन कोड जब भी ज्वाइन करो, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से टीडीजी के कूपन कोड यूज़ करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे सकते हो। इसमें 1 साल की वैलिडिटी में सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, और वो भी प्रीवियस ईयर के पेपर सहित एक्स्ट्रा फैक्ट से जो डिटेल में आपको बताया उस टाइप से आप यहाँ पर सॉल्यूशन एक स्मार्ट तरीके से आप देख पाएंगे, अपना एनालिसिस कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हो समय रहते उसको सुधार करेंगे तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, बाय बाय।